नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यशवंत सर उपस्थित हूँ संविधान के नए टॉपिक के साथ। चलिए बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था संविधान क्या है। संविधान के बारे में बताया था किसी देश की वह सर्वोच्च विधि जिसके माध्यम से उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान क्या होता है? किसी देश की वह सर्वोच्च विधि होती है जिसके माध्यम से उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम संविधान कहते हैं। अब बात करना शुरू करेंगे संविधान में कौन कौन से तथ्यों को हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं वनडे एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, आरओ के लिए और साथ साथ के आरओ के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, यहाँ तक पीसीएस के लिए। ठीक है, पहला चैप्टर आता है संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास के बारे में थोड़ा सा यहाँ हम जानबूझ के इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये काफ़ी बोरिंग है। इस तथ्य को हम बाद में थोड़ा सा बताएंगे। चलिए, तो पहले देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि कहाँ से बनी, कौन सा मिशन आया, कौन सी योजनाएं थी, अंग्रेजों के द्वारा क्या प्रयास किए गए। ठीक है, तो संवैधानिक विकास का जो सूत्रपात होता है तो 1600 ईस्वी ब्रिटिश महारानी के राजलेख से ही हो जाता है। लेकिन हम यहाँ बात करना शुरू करेंगे कि वास्तव में संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि कहाँ से बनी थी। 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसका भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। लेकिन वास्तविक शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? 1942 में एक मिशन आता है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है, स्टेफर्ड क्रिप्स उसका अध्यक्ष रहता है। क्रिप्स मिशन का विरोध किया जाता है यहाँ पे भारत में। गांधी जी उसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देते हैं। जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं, मतलब एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। गांधी जी द्वारा कहा जाता है उसे उत्तर दिनांकित चेक और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो 1942 में आता है, 1942 के बाद 1946 में बात करेंगे कैबिनेट मिशन। तो पहला तथ्य हमारा जो रहेगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, देखिए कैबिनेट मिशन, यहाँ योजना शब्द हमने लिख दिया है, कैबिनेट मिशन ही खाली पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य रहते हैं क्योंकि ब्रिटेन में जो लिबरल पार्टी की सरकार आती है, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, उनकी जगह प्रधानमंत्री हो जाता है क्लेमेंट एटली। उदारवादी दृष्टिकोण का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हो जाता है। तो भारत की स्वतंत्रता का पक्षधर था, भारत की स्वतंत्रता का पक्षधर था क्लेमेंट एटली। तो उसने कह सकते एक मिशन भेजा भारत को, 1946 में भारत में मिशन भेजा, एक योजना भेजा बनाया, इसे हम कैबिनेट मिशन योजना है, कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इसमें 3 सदस्य रहते हैं, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, यह 3 कह सकते हैं व्यक्ति रहते हैं। इसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष रहता है, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस को बनाया जाता है। यह ध्यान रखना होगा कि वास्तव में इस पर क्वेश्चन आ चुका आज तक, निम्न में से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। तो तीनों नाम आपको याद रखना होगा। पहला क्वेश्चन जो आज का लेक्चर है, इसका पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, यह 3 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य रहते हैं जिन्हें कैबिनेट मिशन योजना में शामिल करके भारत भेजा जाता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, इससे पहले एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे, एक चीज़ और बताना चाहेंगे। 24 मार्च 1946 को यह मिशन दिल्ली पहुंचता है, भारत पहुंचा। भारत लिख करके यहाँ दिल्ली लिख देते हैं। ठीक है, दिल्ली पहुंचा। ठीक है, यह मिशन जो है कैबिनेट मिशन योजना सूरत बंदरगाह होते हुए भारत पहुंचता। फरवरी लास्ट में जाकर के सूरत बंदरगाह पहुंचता, मार्च में, फरवरी में इसका गठन होता है और मार्च में जाकर के सूरत बंदरगाह उतरते हैं। सूरत बंदरगाह के पश्चात यह दिल्ली पहुंचता है 24 मार्च 1946 को। इसका उद्देश्य क्या था? इस मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान का कह सकते कैबिनेट मिशन का उद्देश्य जो था, 2 उद्देश्य रखे गए थे, 2 उद्देश्य लेकर यह भारत आया था। सबसे पहला उद्देश्य था अंतरिम सरकार का गठन करना और दूसरा उद्देश्य संविधान का निर्माण करना। ठीक है, यह 2 उद्देश्य थे। पहला था अंतरिम सरकार का गठन, दूसरा संविधान का निर्माण करना। ठीक है, यह ध्यान रखना होगा आपको कि वास्तव में कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में, उसका उद्देश्य क्या था? संविधान का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। दोस्तों यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि
बहुत सी किताबों में जब आप कह सकते हैं कि आप यूपीएससी या यूपीपीएससी के पर्पज़ से पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत सारे उद्देश्य और मेंशन करेंगे, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए यूपीट्रिपलएससी का कोई एग्जाम रहे, यहाँ वीडियो का एग्जाम होना है, वीडियो जो 2018 कैंसिल हुआ है, या अन्य जो छोटे एग्जाम एसएससी 10+2 जीडी और साथ साथ सीजीएल या फिर कह सकते हैं जो आपका एमटीएस वगैरह है, छोटे एग्जाम जो होते हैं, इन सभी के लिए सिर्फ इतना शॉर्ट पढ़ेंगे, इतने से आपका काम चल जाएगा। वनडे एग्जामों के लिए इतना सफिशिएंट है। क्या सफिशिएंट है? कैबिनेट मिशन योजना का 2 उद्देश्य सफिशिएंट है, दोनों अंतरिम सरकार का गठन करना, संविधान का निर्माण करना। ठीक है, अब कह सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान निर्माण कैसे किया जाए उसके लिए संविधान सभा बनाई जाती है। ठीक है, इससे पहले बात आती है कि अगर मान लीजिए हमें संविधान का निर्माण करना है तो यह मिशन भारतीयों को सलाह देता है, भारतीय नेताओं को, शीर्ष नेताओं को सलाह देता है कि आप चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकते हैं जिसने एशिया के किसी देश का संविधान लिखा हो। तो जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में एक विचार आता है, वह जो है आइवर जेनिंग्स जो कह सकते हैं एशिया के किसी देश का संविधान लिखा हुआ बंदा था, उसका नाम प्रस्तावित करते हैं, उसको पत्र लिख करके बुलाने ही वाले होते हैं। ठीक है, एक बार सोचते हैं महात्मा गांधी से विचार किया जाए, तो महात्मा गांधी ने धिक्कारते हैं, क्या हिंदुस्तानी हम इतने गए गुजरे हैं कि अपना संविधान खुद नहीं लिख सकते। इस आधार पर जवाहरलाल नेहरू संविधान लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करना अर्थात अन्य व्यक्ति को बुलाने से बेहतर समझते हैं कि हम भारतीय मिल करके ही संविधान का निर्माण करेंगे। तो संविधान का निर्माण करेंगे, यह कैसे करेंगे, उसके लिए संविधान सभा का गठन की बात आती है। संविधान सभा का गठन होगा तो कैसे होगा, अर्थात गठन किस आधार पर किया जाए। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन के लिए कौन कौन सदस्य रखे जाते हैं, फिर संविधान सभा के लिए चुनाव की बात आती है। देखिए, संविधान सभा की जब बात आती है, सभा, ठीक है, संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य डिसाइड किए जाते हैं। 389 सदस्य, सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 389 सदस्य डिसाइड किए जाते हैं संविधान सभा के लिए। ठीक है, 389 में 292, ठीक है, उसके बाद फिर कह सकते हैं 93 + 4, ठीक है, यह कह सकते हैं 292 सदस्य रहते हैं ब्रिटिश शासित प्रांतों से। प्रांतों से 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के प्रांतों से रखे जाते हैं। चीफ कमिश्नरी के प्रांतों से, चीफ कमिश्नरी यहाँ कह सकते हैं अंग्रेज़ों का और भारतीयों का मिला जुला शासन चलता था, उस प्रांतों से रखे जाते हैं। ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है, ब्रिटिश शासित प्रांतों 292 रखे जाते हैं, 93 देशी रियासतों से रखे जाते हैं, 4 चीफ कमिश्नरी के प्रांतों से 4 सदस्यों को इन्वॉल्व किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे देखना शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासित प्रांतों से 292 सदस्य, इनका चुनाव होता है। देशी रियासतों वाले जो है सेलेक्ट होकर के आते हैं, अर्थात यहाँ चुनाव नहीं होता। चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांत जो होते हैं, इनका भी चुनाव किया जाता है। अर्थात कुल मिलाकर के अगर चुनाव की बात किया जाए, चुनाव कितनी सीटों पर होता है, ठीक है, 292 + 4, ठीक, 296, 296 सीटों पर चुनाव, ठीक है। और ये चुनाव होता क्या है, संविधान सभा के लिए चुनाव, यहाँ एक हेडिंग छोटी सी लिखेंगे, संविधान सभा के लिए चुनाव, ठीक। यह चुनाव होता जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में, ठीक है। संविधान सभा चुनाव कितने के लिए होता है, 296 सीटों के लिए होता है। कब होता है, जुलाई 1946 में होता है, ठीक है। 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस जीतती है। 208 सीटें जीतकर कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल अपनी सरकार बनाती है। 73 सीटें मुस्लिम लीग जीतती है, कुछ अन्य छोटी पार्टियों को कुछ अन्य सीटें प्राप्त होती हैं, बची सीटें। 296 सीटों में से 208 कांग्रेस जीतती है और साथ साथ 73 मुस्लिम लीग जीतती है। मुस्लिम लीग जीत करके बंगाल में अपना कह सकते हैं जो
बंगाल में अपना सरकार भी बनाती है और साथ साथ कह सकते हैं कोई अन्य सीटें जो हैं अन्य सीटें कुछ छोटी पार्टियों को प्राप्त होते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में होता है। ठीक है, संविधान सभा के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ नोट करके एक चीज़ मेंशन करना चाहेंगे। इस संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर को पूर्वी बंगाल से चुना जाएगा। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर B.R. अम्बेडकर को पूर्वी बंगाल से चुना जाता है, पूर्वी बंगाल से। ठीक है, लेकिन वास्तव में जब देश का विभाजन होता है तो इनकी सीट चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इनकी सीट जाने के पश्चात इनका पुनः चुनाव कराया जाता है। संविधान सभा में इनको शामिल करना होता है, चूँकि ये आगे चल करके जो प्रारूप समिति बनेगी उसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए संविधान सभा में पुनः शामिल करने के लिए इन्हें पूरे मुंबई प्रेसिडेंसी की पूरे सीट रहती है, वहाँ से M.A. जयकर को त्यागपत्र दिला करके इन्हें पुनः संविधान सभा में शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पहली बार अम्बेडकर को पूर्वी बंगाल से चुना गया, बाद में इनका चुनाव पहली बार पूर्वी बंगाल से चुने गए। ठीक है, बाद में दूसरी बार जब कह सकते देश विभाजन के पश्चात फिर से निर्वाचन होता है। देश विभाजन के पश्चात संविधान का पुनः कह सकते हैं हम संविधान सभा में शामिल करने के लिए पुनः अम्बेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी की पूरे सीट से निर्वाचन होता है इनका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्यागपत्र कौन दिया था? M.A. जयकर नामक एक व्यक्ति था, M.A. जयकर ने त्यागपत्र दिया था। यह नाम ध्यान रखिएगा, M.A. जयकर। ठीक है, इन्होंने त्यागपत्र दिया था, अपनी सीट खाली की थी और अम्बेडकर को इनकी सीट पर पुनः लड़ा करके संविधान सभा में शामिल किया गया था। ठीक है, और इसके बारे में संविधान सभा के बारे में कैसे G. ऑस्टिन का स्टेटमेंट आता, संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस संविधान सभा थी। अर्थात संविधान सभा में मोस्टली सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही शामिल होते हैं, इसलिए संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस ही संविधान सभा थी। यह G. ऑस्टिन का वक्तव्य आता संविधान सभा के बारे में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? कैबिनेट मिशन योजना बताया, संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या 379 डिसाइड की जाती है यह बताया, और साथ साथ संविधान सभा के लिए चुनाव कब होता है? जुलाई 1946 में होता है। कितनी सीटें किस पार्टी को प्राप्त होती है यह बताया। इसके बाद फिर हम बात करना शुरू करेंगे अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है, अंतरिम सरकार, देखिए अंतरिम शब्द पहली बार ध्यान रखिएगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, अंतरिम सरकार का मतलब होता है अस्थायी सरकार। ठीक है, अस्थायी सरकार। पहली बार अस्थायी सरकार का गठन कब किया जाता है? चुनाव तो संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में हुआ था, लेकिन 2 सितंबर 1946 को पहली अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, सरकार का जब गठन किया जाता है तो पहली बार कुल सदस्यों की संख्या 13 रखी जाती है, इसमें कांग्रेस के ही सभी सदस्य इन्वॉल्व किए जाते हैं। बाद में कांग्रेस के 3 सदस्यों को हटाया जाता मुस्लिम लीग की मांग पर। मुस्लिम लीग जो शुरुआत में शामिल नहीं होती अंतरिम सरकार में, बाद में वह भी शामिल होते, उसके 5 सदस्य रखे जाते हैं। तो 13 - 3 + 5 अर्थात सदस्यों की संख्या कुल 15 रखी जाती है। इस 15 सदस्य में अध्यक्ष कौन था? ठीक है, सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन का नाम लिखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष का पद बंदा अपने पास ही रखता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, गृह सूचना प्रसारण मंत्री सरदार पटेल को बनाया जाता है, सरदार पटेल को गृह सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, और साथ साथ बात करेंगे शिक्षा मंत्री सी राजगोपालचारी रखे जाते हैं, शिक्षा मंत्री पहली बार सी राजगोपालचारी रहते हैं। ये आज़ादी के पहले, स्वतंत्रता के पश्चात एक बार अंतरिम सरकार फिर बनेगा। अभी हम स्वतंत्रता से पहले की अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री सी राजगोपालचारी रहेंगे यहाँ पे, राजगोपालाचारी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विधि मंत्री योगेंद्रनाथ मंडल को बनाया जाता है, योगेंद्रनाथ मंडल। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा आपको अंतरिम सरकार पर कि अंतरिम सरकार गठन 2 बार होगा। एक बार होता है 2 सितंबर 1946 को, एक बार जाकर के आज़ादी जब मिल जाती है 15 अगस्त 1947 के पश्चात फिर से अंतरिम सरकार बनेगी। ठीक है, अंतरिम सरकार गठन होगा। इस तरह से 15 जो कह सकते हैं 15 व्यक्तियों का चुनाव स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। 4-5 नाम हमने लिखा। ठीक है, अब बात करना शुरू करेंगे इस अंतरिम सरकार के बारे में। लोगों का क्या कहना था? वास्तव में अंतरिम सरकार जो थे पूरी तरह से कांग्रेस के सदस्य शुरुआत में रखे जाते हैं, बाद में मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो
इतना हो गया कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन 379 सदस्यों से मिलकर के होता है और साथ साथ अंतरिम सरकार का गठन। जो कैबिनेट मिशन आया था 2 योजनाएं लेकर के आया था कि अंतरिम सरकार का गठन, दूसरा संविधान का निर्माण। संविधान निर्माण के लिए भारतीयों पर छोड़ा गया यह बात कि वास्तव में भारतीय खुद अपना संविधान लिखेंगे या किसी से लिखवाएंगे। तो संविधान लिखने के लिए संविधान सभा की जरूरत थी। संविधान सभा कैसे बनाई जाए उसके लिए चुनाव हुआ। चुनाव होने के पश्चात वास्तव में यह बताया कि अम्बेडकर कहाँ चुने गए, कितनी सीटों चुनाव होता है, कौन सी पार्टी बहुमत में रहती, कौन सी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं। फिर अंतरिम सरकार का गठन बता दिया। ठीक है, अब अंतरिम माने अस्थायी सरकार। अस्थायी सरकार क्यों बनाई जाती है कि अंग्रेज अगर देश छोड़ करके जाएंगे तो यहाँ की शासन व्यवस्था को कौन संचालित करेगा और कैसे संचालित करेगा, इसके लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करना शुरू करेंगे हम संविधान का निर्माण। एक हेडिंग लिखेंगे, संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण के बारे में बात करना शुरू करेंगे। देखिए, संविधान सभा गठित हो जाती है, अंतरिम सरकार भी बन जाती है। संविधान सभा के निर्माण के लिए जो पहली बैठक होती है, ठीक है, पहली बैठक बुलाई जाती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में पहली बैठक। यहाँ सबका परिचय होता है, सब लोग एक दूसरे से जानते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की होती है। कहाँ पे होती है? दिल्ली के संसद भवन के, कह सकते हैं केंद्रीय कक्ष, जैसे पुस्तकालय दिल्ली के संसद भवन के संसद के पुस्तकालय भवन में कह सकते हैं या केंद्रीय कक्ष में कह सकते हैं। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, ठीक है। पहली बैठक का आयोजन किया जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में जो सदस्य थे 379 सदस्यों सभी को बुलाया जाता है। 379 सदस्य में से सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष। ये ध्यान रखिएगा दोस्त, यहाँ पर आप थोड़ा सा अस्थायी अध्यक्ष का पदभार किसको दिया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, बुजुर्ग थे, इनके सम्मान में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, 89 वर्ष इनकी उस समय अवस्था थी। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता और साथ साथ इसी दिन हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक, इन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष और इन्हें उपाध्यक्ष अस्थायी रहते हैं। देखिए, अस्थायी बस समझिएगा इन्हें। 9 दिसंबर 1946 को ठीक पहली बैठक होगी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में या पुस्तकालय, संसद का जो पुस्तकालय भवन था उसके केंद्रीय कक्ष में। ठीक है, आगे बात करना शुरू करेंगे। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, दूसरी बैठक भी वहीं होती है, लेकिन सर्वसम्मत से अब की बार अध्यक्ष किसे बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वसम्मत से अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है अब की बार। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा की अवस्था ज़्यादा थी, काम काज देखने में थोड़ी सी समर्थता थी, इसलिए सर्वसम्मत से अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। इस दिन संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया जाता है। BN राव, बेनेगले नरसिंह राव पूरा नाम है, बेनेगले नरसिंह राव। BN राव को संवैधानिक सलाहकार बना दिया जाता है। संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, ये अलग बात है, आने वाले समय BN राव संविधान का पहला प्रारूप भी तैयार करेंगे। ठीक है, और साथ साथ कुछ समय पश्चात प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को क्या होगा? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव
प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बनेगा, ठीक है, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाता है। इसे स्वीकृति कब मिलती है? 22 जनवरी 1947 को। 1947 को संविधान सभा इसे पारित कर देती है। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है यही हमारी प्रस्तावना बन जाएगी। प्रस्तावना के रूप में स्वीकृति मिलती है इसे 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के साथ ही संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है, ठीक है। संविधान सभा की कार्रवाई उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के साथ ही प्रारंभ होती है। कब प्रारंभ होती है? 13 दिसंबर 1946 को। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर सहमति कब बनती है? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसी के साथ संविधान सभा की कार्रवाई शुरू होती है। इसके बाद बात क्या आएगी? संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया, वेनेगले नरसिंह राव को। यह संविधान का पहला प्रारूप प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। संविधान सभा के समक्ष संविधान का पहला प्रारूप ले आएंगे। कौन प्रस्तुत करेगा? BN राव। उस प्रारूप पर गहन विचार विमर्श के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है? अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। जबकि प्रारूप प्रस्तुत कब होता है BN राव द्वारा? ये जाकर के अगस्त लास्ट में अर्थात सितंबर में जाकर के पहला प्रारूप प्रस्तुत होता है। पहला प्रारूप प्रस्तुत होगा BN राव द्वारा सितंबर 1947 में, ठीक है। लेकिन प्रारूप समिति अगस्त 1947 में बन जाती है। लेकिन इसी बीच जब आज़ादी मिल जाती है 1947 में, तो कहीं ना कहीं जो सदस्यों की संख्या रहती है 379 सदस्य डिसाइड किए गए थे संविधान सभा के लिए। 379 से घट करके 299 सदस्य रह जाते हैं। 299 सदस्य संविधान सभा में रह जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो अम्बेडकर वाली घटना बताइए, ध्यान रखिएगा, ये कह सकते हैं आज़ादी के बाद ही होता है। दोबारा अंतरिम सरकार का गठन करना पड़ता है। एक बार फिर से अंतरिम सरकार गठन किया जाएगा। फिर भी अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन कुछ समय तक रहेगा। बाद में सी राजगोपालचारी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। गृह मंत्री, गृह सूचना प्रसारण मंत्री जो है सरदार पटेल ही रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालचारी की जगह अबुल कलाम आज़ाद को बनाया जाएगा। और विधि मंत्री जहाँ योगेंद्र नाथ मंडल, चूंकि मुस्लिम लीग के थे, योगेंद्र नाथ मंडल की जगह भीमराव अंबेडकर को बनाया जाएगा। तो 299 जो लिखा है ये आज़ादी के बाद संविधान सभा में, देश स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो 15 थी, ध्यान रखिए, कुछ किताबों में 12 दिया है, 12 नहीं, महिलाओं की संख्या 15 थी। और साथ साथ अनुसूचित जातियों की संख्या 33 थी, ये ध्यान रखना होगा। और साथ साथ पहला प्रारूप BN राव प्रस्तुत करेंगे। कब प्रस्तुत करेंगे? सितंबर 1947 में। इस प्रारूप पर गहन विचार विमर्श के लिए प्रारूप समिति बनाया जाएगा। प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति की अध्यक्षता करेंगे, या BR अंबेडकर प्रारूप समिति की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। और साथ साथ प्रारूप समिति की अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर करते हैं, इसीलिए कह सकते हैं संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। तो आज के कुछ क्वेश्चन थे जो 15-20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या? सबसे पहला क्वेश्चन इसी कैबिनेट मिशन पर है। निम्न में से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? ये क्वेश्चन RO में आ चुका, समीक्षा अधिकारी में। तो 3 नाम याद रखें तभी चौथा निकाल पाएंगे। कैबिनेट मिशन कब दिल्ली पहुंचा था? ध्यान रखिए। कहां उतरा था? सूरत बंदरगाह पे। कैबिनेट मिशन के 2 उद्देश्य कौन थे? इसको ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या कितनी डिसाइड की गई थी, कि कितने सदस्य कहां से थे? 292, 93, 4, 296 सीटों पर चुनाव होता। हमने बताया 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त होती हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त होती हैं, प्लस अन्य सीटें जो हैं छोटी पार्टियों को प्राप्त होती हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। और साथ साथ अम्बेडकर कहाँ चुने गए थे, इनकी सीट कहाँ चली गई थी? संविधान सभा के बारे में G. ऑस्टिन, यह नाम बार बार हम बोल रहे हैं, G. ऑस्टिन ने कहा था कांग्रेस संविधान सभा है और संविधान सभा थी और संविधान सभा कांग्रेस थी, ऐसा कहा गया था, ठीक है। और अंतरिम सरकार जब आती है, अंतरिम सरकार का पहली बार गठन होता है 2 सितंबर 1946 को गठन होता है, ठीक है। और इस अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या 15 रखी जाती है। इस अंतरिम सरकार के बारे में मुस्लिम लीग का कहना था कि वास्तव में यह एक राष्ट्र की सरकार है, इसे एक देश की सरकार जिसे 2 राष्ट्र के लोग चला रहे हैं। यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र के लोग चला रहे हैं, ठीक है। अंतरिम सरकार का मुस्लिम लीग नहीं, भीमराव अंबेडकर का, सॉरी, यह स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने इस अंतरिम सरकार के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था कि यह एक देश की सरकार जिसे 2 राष्ट्र के लोग चला रहे हैं, मतलब कांग्रेस भी शामिल है और मुस्लिम लीग भी शामिल है, ठीक है। इसके बाद संविधान निर्माण के बारे में बताया कि पहली बैठक कब होती है, साथ साथ दूसरी बैठक कब होती है, पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन रहते हैं, दूसरी बैठक में अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, और साथ साथ 13 तारीख का सारा वाहवाही अर्थात जवाहरलाल नेहरू के हिस्से में आती है, क्योंकि यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ होती है।
चलिए दोस्त आगे बात करना शुरू करते हैं कि 9 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख। 9 तारीख को बताया था संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, इसके साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है। अब बात करते हैं संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है तो इसके लिए संविधान को बनाने के लिए अनेक छोटी बड़ी समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है। संविधान के निर्माण के लिए, यहाँ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है। ये समितियों का कार्य क्या रहता है कि विचार विमर्श किए जाएं, देश में भ्रमण करे जा करके, ठीक है। सभी जो देशी रियासतें हैं, अन्य लोग हैं, उनके विचार लेकर के आएँ कि संविधान में कौन कौन से प्रारूपों, कौन कौन से तथ्यों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो बात करना शुरू करेंगे नियम समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, देशी रियासत, वार्ता समिति। इन सबके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3-4 समितियाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनाई जाती। पहला था नियम समिति, ठीक, संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, ठीक है, रियासत वार्ता समिति। रियासत, देशी रियासतों से वार्ता किया जाए, ठीक। इन सब के अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, ध्यान रखिएगा। इतनी समितियाँ, 8 बड़ी और अनेक छोटी समितियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। इन समितियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में नियम समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, देशी रियासत, वार्ता समिति बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करना शुरू करेंगे संघ समिति, राज्यों के लिए समिति, ठीक है, और साथ साथ संघ शक्ति समिति। इनके अध्यक्ष रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति, राज्यों के लिए समिति, ठीक, और एक समिति और रहेगी संघ शक्ति समिति, ठीक। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह 3 समितियां बनाई जाती है, ठीक है। संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति। संघ संविधान लिखना था यहाँ पे, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, ठीक है, प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति अर्थात प्रांतों से संबंधित जो समिति होती है उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए जाते हैं, ठीक है। परामर्श समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है, ठीक है। प्रांतीय समिति, ठीक। और साथ साथ बात करेंगे मूल अधिकारों संबंधी समिति, परामर्श संबंधी समिति, मूल अधिकारों संबंधी समिति, ठीक, और परामर्श समिति, ठीक है। इन सब के अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं सरदार पटेल को बनाया जाता है, सरदार पटेल, ठीक है। ये कुछ आप ध्यान रखना शुरू करेंगे, ठीक है। अल्पसंख्यक संबंधी समिति एक बनती है, वो उसके भी अध्यक्ष कहीं न कहीं सरदार पटेल को ही रखा जाता है, क्योंकि 8 बड़ी और अनेक छोटी समितियां बनती हैं। तो इनमें समितियों को आप ध्यान रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी की सभी समितियां आपको याद ही हों, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो आपके सामने है वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति या मसौदा समिति, ठीक है, प्रारूप समिति कहा जाए या मसौदा समिति कहा जाए, ठीक है, या फिर कैसे ड्राफ्ट कमेटी कहा जाए, ठीक, ड्राफ्ट कमेटी कहा जाए। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर को बनाया जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए प्रारूप समिति का सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति होती है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। और एक ध्यान रखिएगा जो विवादित क्वेश्चन है, झंडा समिति। झंडा समिति काफ़ी वनडे एग्जामों में दिक्कत हुई है इस समिति को लेकर के। JV कृपलानी लिखा मिलता है, लेकिन JV कृपलानी नहीं लगाएंगे आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। झंडा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक। चलिए दोस्त आगे बात करना शुरू करते हैं। राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। कहीं कहीं अगर राजेंद्र प्रसाद के सिवा JV कृपलानी का भी नाम लिखा मिलता है, ठीक है। अब बात करना शुरू करेंगे तो संविधान निर्माण के लिए समितियां बन गई, ठीक है। BN राव जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे, सर BN राव, ठीक है, संविधान का पहला प्रारूप तैयार करते हैं, ठीक है। पहला प्रारूप तैयार कब करते हैं? अक्टूबर 1947 में। इनका प्रारूप बनकर तैयार होता है अक्टूबर 1947 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। BN राव का प्रारूप बनकर तैयार होगा अक्टूबर 1947 में। लेकिन इस पे विचार विमर्श के लिए 29 अगस्त 1947 को 29
अगस्त, इससे पहले 29 अगस्त 1947, चूँकि ये समय पहले आएगा, ये पता था कि प्रारूप समिति जो है BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार हैं, प्रारूप प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, इसीलिए प्रारूप समिति का गठन पहले कर लिया गया था। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति बना दी जाती है, ठीक है, उसका नाम था प्रारूप समिति। अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनती है, 7 सदस्यीय समिति, ठीक, का निर्माण किया जाता है, और 7 सदस्यीय समिति के निर्माण किया जाता है, इसमें 7 सदस्यों को रखा जाता है, ठीक है। चलिए जो प्रारूप समिति बनाई जाती है 7 सदस्यीय, उसमें भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाया जाता है, इसमें 7 सदस्य रखे जाते हैं। पहले सदस्य भीमराव अम्बेडकर ही रहेंगे, ठीक है, BR अम्बेडकर, ठीक है। दूसरे सदस्य के बारे में बात करना शुरू करेंगे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर रहेंगे, यानी गोपाल स्वामी अयंगर रहेंगे, ठीक है। तीसरे सदस्य यानी गोपाल, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले भीमराव अम्बेडकर, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा यानी गोपाल स्वामी अयंगर। चौथा जो रहेगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी को स्थान दिया जाता, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्लाह को स्थान दिया जाता, छठवां DB खेतान को, और सातवां जो था नाम यानी माधव राव को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले सदस्य होंगे, यानी गोपाल स्वामी अयंगर दूसरे होंगे, कृष्णा स्वामी अय्यर तीसरे होंगे, ठीक, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी चौथे होंगे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह पांचवें होंगे, DB खेतान छठवें होंगे, यानी माधव राव सातवें। यह 7 सदस्यों को प्रारूप समिति में स्थान दिया जाता है, ठीक है। प्रारूप समिति जो है करती क्या है, जो BN राव का प्रारूप था उस पर गहन विचार विमर्श करती है, गहन विचार विमर्श। किस पे गहन विचार विमर्श करेगी? प्रारूप पर, प्रारूप समिति द्वारा, ठीक है, संविधान के प्रारूप पर गहन विचार विमर्श, प्रारूप पर गहन विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। गहन विचार विमर्श किया जाता है, और साथ साथ कह सकते हैं इसके बाद 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियों का न्यास प्रारूप प्रस्तुत करती है, मतलब कुछ कट एंड पेस्ट की बात आती है, कुछ काटा जाता हटाया जाता, जो BN राव सर ने प्रस्तुत किया था। उसमें विचार विमर्श करने के पश्चात 395 अनुच्छेद, ठीक, 22 भाग, ठीक, संविधान में प्रारंभ से भागों की संख्या 22 थी, और 8 अनुसूचियाँ, अनुसूचियों की संख्या 8 ही थी, ध्यान रखिएगा। बाद में कह सकते हैं 4 बढ़ जाती है, इसलिए स्टार लगाया है, ठीक है। अनुसूचियों की संख्या शुरुआत में 8 रखी जाती है, ठीक है। 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची का कह सकते प्रारूप प्रस्तुत करती है, ठीक है। कौन? प्रारूप समिति। इस देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब यहाँ से बनेगा, इस प्रारूप जो प्रस्तुत किया जाता है भीमराव अम्बेडकर की प्रारूप समिति द्वारा, इस पर 3 वाचन होते हैं, 3 वाचन, यह जरूर ध्यान रखिएगा। 3 वाचन मतलब बाँच के सुनाया जाता, फोटोकॉपी का था नहीं, बाँच के सुनाया जाता। पहला वाचन होता है 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948। फर्स्ट वाचन की बात आएगी, फर्स्ट होगा कब से कब चलेगा? 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है, 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन किया जाता। संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी, इसे प्रारूप समिति अपना प्रारूप प्रस्तुत करती, इससे पहला वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक होता है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक होता है, 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरे वाचन की बात आती है, यह 14 नवंबर 1949 को शुरू होगा, 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। यह अंतिम वाचन होगा। इस वाचन के दौरान कह सकते हैं कि संविधान को जो प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप प्रस्तुत किया गया था उसको बाँच करके सुनाया जाता है, ठीक है। 3 वाचन होते हैं, 3 वाचन अर्थात विचार विमर्श। वाचन को हम क्या लिख सकते हैं? विचार और विमर्श। 3 विचार विमर्श किए जाते हैं, 3 वाचन इस पे किए जाते हैं, ठीक है। जो 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन खत्म होता है, इसी दिन कहते हैं संविधान को संविधान सभा द्वारा, ठीक है, संविधान को संविधान सभा द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है, अंगीकृत कर लिया जाता है, अंगीकृत, यहाँ पूरा लिख देते हैं, संविधान को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया। किस दिन अंगीकृत किया गया, किस दिन अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और तत्काल प्रभाव से 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाता है। 15 अनुच्छेद जो थे, ठीक है, अनुच्छेद को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाता है, से लागू कर दिया जाता है, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
कि 15 अनुच्छेदों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाता है। 26 नवंबर 1949 को जितने 248 सदस्य उपस्थित है सभी हस्ताक्षर करते हैं संविधान पर, और संविधान पर हस्ताक्षर के साथ संविधान को अंगीकृत अडॉप्ट कर लिया जाता है। 15 अनुच्छेद को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाता है। बाकी जो शेष भाग था उसे लागू करने का डेट रखा जाता है 26 जनवरी 1950। ये ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किए जाने का डेट, अप्लाई किए जाने का, लागू किया गया। कौन लागू किया गया? संविधान। ध्यान रखिएगा, संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें क्यों 26 जनवरी का डेट ही कांग्रेस चुनी थी। इसको देखिए अच्छे सुनिएगा कि पहली बार जो है कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता दिवस जो मनाया गया था, पहली बार कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था रावी नदी के तट पर। ठीक है, रावी नदी के तट पर पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी का डेट कांग्रेस अमर रखना चाहती थी। इसीलिए कह सकते हैं 26 जनवरी के दिन ही संविधान लागू करने का डेट रखा गया, नहीं तो 14 जनवरी को भी लागू कर सकते थे खिचड़ी के दिन। ठीक है, या फिर किसी अन्य दिन भी लागू कर सकते थे। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो यह 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया गया था। इस दौरान कह सकते हैं कुल 11 बैठकें होती, इससे पहले 11 बैठकें होती हैं। ठीक है, 11 बैठकें होती हैं। ठीक, 11 12वीं जो बैठक होती है, 11 प्लस से, हाँ या यहाँ लिख देते हैं 12वीं बैठक, कहीं कहीं 12 बैठकें लिखा है। ठीक, तो 12वीं बैठक 26 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, इस दिन जो संविधान सभा थी उसे अंतरिम संसद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। संविधान सभा के जितने सदस्य हैं सबको अंतरिम संसद में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, अंतरिम संसद के रूप में बना दिया जाता है। ठीक, संविधान निर्माण में जो समय लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, पहले भी हम बता चुके हैं पहले लेक्चर में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। ठीक, 63,96,729 रुपये खर्च होते हैं, 63,96,729 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, और साथ साथ कुल कार्य दिवस 165 रहते हैं। जो बैठकें होती हैं 165 कार्य दिवस पर होती हैं। ठीक, 11 या 12 बैठक कह सकते हैं, 12 बैठक याद रखिएगा। 15 महिला सदस्यों की संख्या रखी जाती, महिलाएं होती हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। अंतिम दिन हस्ताक्षर के समय 248 लोग उपस्थित रहते हैं, 248 में से 8 महिलाएँ रहती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 15 महिलाएँ टोटल थी, 248 लास्ट टाइम आते हैं, उसमें से 8 महिलाएं अंतिम दिन उपस्थित थी। इसके अतिरिक्त और एक दो चीज ध्यान रखेंगे आप कि संविधान का जो मूल प्रति है उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, हमने पहले लेक्चर में बताया था कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा पहली जो कह सकते हैं हस्तलिखित प्रति है, ठीक है, उसे तैयार किया था। ठीक, अब आगे और चीज देखना शुरू करेंगे। फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो इसके हस्तलिखित प्रति को तैयार किए थे। ठीक, और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना होगा थोड़ा सा आपको कि हाँ, कवर पेज का डिजाइनर कौन था? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस कवर पेज का डिजाइनर थे जो हिंदी में संविधान लिखा गया था। और 26 जो नवंबर का डेट है इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधि दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू है 2015 से, ध्यान रखेंगे इसको। पहले विधि दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता था, 125वीं पुण्यतिथि थी भीमराव अम्बेडकर की, इसीलिए 26 नवंबर को तब से 2015 से ही विधि दिवस के रूप में मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य क्या थे। संविधान सभा कुछ अन्य कार्य क्या थे? देखिए 26 तारीख को 26 जनवरी 1950 को संविधान को अप्लाई किया जाता है या लागू किया जाता है। ठीक, और इसके पहले 24 तारीख 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को ये 12वीं बैठक होती है। 26 जनवरी से पहले 24 जनवरी 1950 को जो 12वीं बैठक होती है, इसी दिन राष्ट्र अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का, राष्ट्रगान का, ठीक, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, यह तीनों चुने जाते हैं। कब? राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन तीनों का चुनाव होता है 24 जनवरी 1950 को। जो 12वीं बैठक की डेट थी वो 24 जनवरी 1950 थी। इस दिन राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, और साथ साथ इसके बाद बताया अभी थोड़ी देर पहले कि संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तिरंगा को मान्यता दी जाती है, हमारा राष्ट्रध्वज क्या होगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, राष्ट्रध्वज को मान्यता तिरंगा के रूप में कब दिया गया था? 22 जुलाई 1947। संविधान पढ़ते समय दो डेट जरूर ध्यान रखिएगा। 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का अंग बनाया गया था। और साथ साथ, ठीक, साथ साथ एक चीज ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई थी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, कुछ किताबों में यह लिखा मिलेगा, उन्हें जो बताया था लास्ट दिन 248 सदस्य उपस्थित थे, 8 महिलाएं थी। कुछ किताबों में 284 सदस्य लिखा मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये सदस्यों की संख्या भी 248 ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है 284 है तो इसको हम देख कर करेक्शन कर देंगे अगले वीडियो बनाते समय। अगर कहीं कोई दिक्कत लगेगा तो आप मतलब कह सकते हैं मैसेज करके नंबर पर या किसी अन्य माध्यम से इसको अपना
मतलब अपनी बातें हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये था संविधान का प्रस्तावना, संविधान का सामान्य परिचय और साथ साथ कैबिनेट मिशन। ठीक है, शुरुआती स्टेज, इसको पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए